हाय एवरीवन, मैं अश्विन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सीडीएस 2022 ये एग्जाम हुआ था 4 सितंबर 2022 को, जिसमें इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस आए थे और उनका वेटेज था 100 मार्क्स का। सीडीएस के एग्जाम में, इनफैक्ट डिफेंस के सभी एग्जाम्स में इंग्लिश का वेटेज भी अच्छा होता है और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, फिर चाहे वो एफ कैट हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, सीडीएस हो या फिर एयरफोर्स नेवी के और एग्जाम्स हो। इंग्लिश का लेवल भी अच्छा रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज भी ज्यादा ही रहता है। तो इस पेपर में जो इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस आए थे, जिन्हें हम सेगमेंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी 5 सेशंस में इसके ले चुका हूं, जिसमें 5 सेगमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सेशन नंबर 6 है। आज के इस सेशन में हम स्पॉटिंग एरर्स पे बेस्ड जो 10 क्वेश्चंस आए थे, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। स्पॉटिंग एरर्स प्राइमरली ग्रामर से कनेक्टेड सेगमेंट है। किसी भी एग्जाम में स्पॉटिंग एरर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जनरली वो ग्रामर से ही रिलेट करते हैं, कभी कभी वो वोकैब से हो सकते हैं। प्राइमरली उसमें होमोफोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर वोकैबुलरी का पार्ट हुआ तो। अदरवाइज स्पॉटिंग एरर्स इज प्योरली बेस्ड ऑन ग्रामर। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे सामने 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ये तीनों ही सेंटेंसेस इसी बार के सीडीएस के पेपर में आए हुए हैं। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। अरुण को ज्योग्राफी ज्यादा पसंद है, यही तो लिखा है। अरुण को ज्योग्राफी पसंद है हिस्ट्री से ज्यादा। अरुण लाइक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री। देखिए सर, वैसे तो ये सेंटेंस सही है, एरर कहाँ लगती है? अरुण सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब में एस ई एस लगा है, सब ठीक है। ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट का नाम है, आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, आर्टिकल भी नहीं लगा, ना ज्योग्राफी के पहले ना ही हिस्ट्री के पहले। ठीक, मोर देन कंपेरेटिव डिग्री बनाया गया। एरर ये है कि आपने बाद में सेंटेंस क्यों लिखा ही लाइक्स, ऐसे लिखिए ना, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री। इस तरीके से सेंटेंस को बनाइए। मोर देन के बाद ही लाइक्स लिखने की क्या जरूरत है? इधर ज्योग्राफी उस तरफ हिस्ट्री, बीच में मोर देन लगा दिया गया, ऐसे ठीक रहेगा ना। वो अननेसेसरली ही लाइक्स को ऐड कर दिया गया। सही सेंटेंस होगा अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री। अगले सेंटेंस पे चलिए। वाइल द सोलर एनर्जी, तमाम प्रकार की एनर्जी होती है, जिसमें एक एनर्जी है सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। हैज ग्रैब्ड, ग्रैब मतलब छीन लेना, ले लेना जिसको कहेंगे। स्पॉटलाइट ले ली है, मतलब इसका ये है कि जहां एक तरफ जो सोलर एनर्जी है वो चर्चा का विषय बना हुआ, मतलब हर कोई सोलर एनर्जी को लेके ही बात करता है। विंड पावर 2, विंड पावर 2, ये जो विंड पावर का मतलब हवा से जो ऊर्जा पैदा होती है, जिसे आप विंड टर्बाइंस बोलते हैं। हैज बीन मेड स्टडी प्रोग्रेस, यहीं पे एरर है सर। आपने इसे पैसिव में लिखा है, राइट। हैज बीन मेड पैसिव ही तो है। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, बीच में जब बीन आ जाए तो पैसिव ही तो है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पैसिव में जाती है तो कैसे जाती है? बीन प्लस V3 हो जाती है। तो ये जो थर्ड फॉर्म के पहले बीन लगा है, ये इसी बात को तो दिखाता है कि आप पैसिव में हैं। पैसिव में वर्ब आप तब लेके जाएं जब ऑब्जेक्ट उसका पहले हो। यहां तो ऑब्जेक्ट बाद में है सर, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, ये ऑब्जेक्ट ही तो है। किसका? मेक का। सर विंड पावर जो है सब्जेक्ट है, प्रोग्रेस किसने करी? विंड पावर ने। सर जब सब्जेक्ट पहले है ऑब्जेक्ट बाद में है, तो बीच की जो वर्ब है वो तो एक्टिव में रहनी चाहिए ना। जब विंड पावर सब्जेक्ट है, स्टडी प्रोग्रेस ऑब्जेक्ट है, विंड पावर ने सफलता हासिल करी है या विंड पावर जो है उसने ग्रोथ करी है, तो विंड पावर सब्जेक्ट है, स्टडी प्रोग्रेस ऑब्जेक्ट है, बीच का जो वर्ब है ऐसे में पैसिव क्यों होगा? एक्टिव ही तो रहेगा। तो बीन को रिमूव करिए, अपने आप सेंटेंस सही हो जाएगा। विंड पावर 2 हैज मेड स्टडी प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, दुनिया भर में भी और हिंदुस्तान में भी। नंबर 3 पे आइए। मुझे उम्मीद है आपको इन दोनों सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया समझ में आया होगा। प्राइड ब्रिंग्स, प्राइड एक नाउन है,
इनफैक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नाउन है, जैसे ऑनेस्टी होता है, ब्यूटी होता है, ब्रेवरी होता है, कावर्डाइज होता है, फ्रेंडलीनेस होता है, फ्रेंडशिप होता है, ये सब तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुरूर, घमंड जिसको कह सकते हैं, नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो ठीक है, नहीं लगा। ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी, वैनिटी मतलब होता है ढोंग, ये भी एक नाउन, ढोंग। खोखलापन जिसको कह सकते हैं, घमंड जिसको कहते हैं, जिसमें आप शो ऑफ बहुत करेंगे। एन इगोटिस्टिक इन्फ्लेशन, ये बेसिकली वैनिटी को डिफाइन करने के लिए लिखा है कि वैनिटी मतलब क्या है। एक इगोटिस्टिक इन्फ्लेशन मतलब अपने आप को आप बहुत ज्यादा ऊंचा, बहुत ज्यादा रुतबे वाला, बहुत ज्यादा ताकतवर मानने लगते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। एरर क्या है? यहां एरर है सर, डीलिंग क्यों लिखा है सर? ये एक तो ग्रेट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, बोलिए डीलिंग कहाँ नाउन है? और अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप सोच लो कि ये जीरंड है, जीरंड भी नाउन होता है, तो जीरंड अपने बाद प्रेपोजिशन कहाँ लगाता है सर? ये देखिए, यूज ऑफ मोबाइल्स, ध्यान से देखिएगा, और फिर यूज की जगह यूजिंग लिखो। आप थोड़ा ना लिखोगे यूजिंग ऑफ मोबाइल्स, नहीं, अब ये ऑफ हट जाएगा सर, समझ रहे हैं ना? हाँ, लूज, सॉरी, लॉस इन द बैटल, लॉस इन द बैटल। अब आप इसमें वर्ब डाल दो, लूजिंग, लॉस की वर्ब फॉर्म लूज है, लूज की आईएनजी फॉर्म लूजिंग है। आप थोड़ा ना आप लिखोगे लूजिंग इन द बैटल, नहीं नहीं सर, इस तरीके से, जैसे कहा जाए विन इन द मैच, ठीक है। और आप विन की जगह विनिंग अगर कर दें तब थोड़ा ना इन द मैच होगा, तब इन हटेगा सर। अगर आप डीलिंग रखना भी चाहते तो ऑफ हटाइए। वैसे तो एक फ्रेज भी है सर, आप गूगल कर सकते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ समथिंग, ये गूगल करिएगा चाहे तो। अ ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, समझ रहे हैं, अ ग्रेट डील ऑफ सपोर्टर्स, कुछ भी आप बोले, भारी संख्या अथवा मात्रा के लिए फ्रेज है अ ग्रेट डील ऑफ। डीलिंग का कोई पॉइंट नहीं बनता यहां पर, चाहे ऐसे देख लो कि ये एडजेक्टिव है तो टिपिकल नाउन लिखिए, नाउन टिपिकल है ही नहीं, ये आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, और चाहे ये एक फ्रेज है ऐसे समझ लीजिए। वैसे तो मैंने बातों बातों में ये जो बात आपसे साझा करी ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप इसे कितना महत्वपूर्ण तरीके से समझते लेते हैं ये तो आपके ऊपर है। वैसे मैं बहुत जल्द इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा कि नाउन और जीरंड में जो कनेक्शन है ना प्रेपोजिशन के रेफरेंस में, उसको और डिटेल में समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। सेंटेंस नंबर 4, परसुएशन। परसुएशन का मतलब है कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मना रहे हैं, बता रहे हैं। हैपेंस होता है ओनली व्हेन समवन टेक्स अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड का मतलब है जब आप कोई फैसला लें, कोई रवैया अपनाएं, है ना, कोई रुख इख्तियार करें, कोई डिसीजन लें, बोले कि मैं यही करूंगा। तो परसुएशन तभी होता है जब कोई किसी प्रकार का कोई स्टैंड लेता है और उस स्टैंड से वो अनविलिंग हो जाता है मूव करने के लिए, मतलब कि वो हटेगा नहीं वहां से, तभी जो है लोग उसकी तरफ खींचते हैं या वो अपने गोल की तरफ खींचता है। परसुएशन तभी होता है जब आप कोई डिसीजन लें और फिर उस डिसीजन से टस से मस ना हो, टस से मस ना हो। एरर कहाँ पे है सर? एरर यहाँ पर है, हैज की जगह इज लगाइए। ही इज अनविलिंग टू मूव, आप अनविलिंग हैं। अनविलिंग का मतलब सर, विलिंग का मतलब इच्छुक, अनविलिंग का मतलब है अनिच्छुक। सर हैज की हिंदी है थोड़ा ना होती, हैज और हैव की हिंदी रखना है, होना है, मालिक होने से है ना, मालिकाना हक जिसको कह सकते हैं। हाँ, जैसे कोई क्या मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, तो मैं लैपटॉप थोड़ा ना हूं, मेरे पास है लैपटॉप। तो क्या मैं अनिच्छुक रखता हूं या मेरे पास अनिच्छुक है? भाई हैज अगर ऐसे बोलो ना, ही हैज अ लैपटॉप, तो उसके पास एक लैपटॉप है, तो ही हैज अनविलिंग तो उसके पास अनविलिंग है। ही हैज अ लैपटॉप,
उसके पास लैपटॉप है, ही हैज अनविलिंग, उसके पास अनविलिंग है, मतलब उसके पास अनिच्छुक है। नहीं सर, उसके पास अनिच्छुक नहीं, वो अनिच्छुक है, वो खुद अनिच्छुक है, तो वो है की अंग्रेजी तो इज ए बार होती ना, पास्ट में था थी थे होता तो वॉज वर, ही इज अनविलिंग। सर आप ध्यान से देखिए, अनविलिंग एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो इजमार वॉज वर के बाद ये स्ट्रक्चर है ना, बी प्लस एडजेक्टिव, बी मतलब बी खुद, इजमार या वॉज वर या बी या बीन, ये सब, और फिर एडजेक्टिव। जैसे कोई का यू आर लेट, यू आर लेट, लेट एडजेक्टिव है तो उसके आगे आर ही तो लगा है। जैसे आप कहें शी इज लेजी, तो लेजी एडजेक्टिव है तो उसके पहले इज ही तो लगा है। या ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के पहले इज ही तो लगा है। इस तरीके से बोलेंगे ना। तो विच, फ्रॉम विच ही इज अनविलिंग, ही इज अनविलिंग करिए, वो अनिच्छुक हो। और अगर बड़ा मन है आपका अनविलिंग हैज को रखने का, तो मैं बताता हूं सर, हैज रखना है तो अनविलिंग को नाउन में कन्वर्ट करिए सर, अनविलिंगनेस करिए। हाँ, उसके मन में अनिच्छा है, उसके पास, अनिच्छुक नहीं है, उसके पास अनिच्छा है, ये बोलिए, ही हैज अनविलिंगनेस। जैसे कोई कहे कि वो धैर्यवान है तो ही इज पेशेंट हो जाएगा। और अगर आपको पेशेंट की जगह धैर्य लिखना है, पेशेंस यानी कि नाउन, तब आप बोलिए ही हैज पेशेंस, उसके पास धैर्य है और वो खुद में धैर्यवान है। तो एडजेक्टिव तो इजमार से कनेक्ट हो रहा है ना, नाउन कनेक्ट हो रहा है हैज हैव हैड से। फिर तो ये एडजेक्टिव है, इज लगाइए या तो फिर नाउन में कन्वर्ट करिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नंबर 5 देखिए, द फूड कंज्यूम्ड, द फूड कंज्यूम्ड का मतलब है वो भोजन जो हम खा लेते हैं, इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इनटू ग्लूकोज। जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए ये पैसिव है और बिल्कुल सही बात है, फूड को कन्वर्ट किया जाता है, फूड ऑब्जेक्ट ही तो है। सर कंज्यूम वर्ब के लिए भी फूड ऑब्जेक्ट है, कंज्यूम कौन करता है, हम कंज्यूम करते हैं, तो हम सब्जेक्ट है, फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो ऑब्जेक्ट है। कन्वर्ट भी फूड को किया जाता है, फूड नहीं करता, फूड को किया जाता है, तो फिर से फूड ऑब्जेक्ट है, इसीलिए पैसिव में लिखा भी है इज कन्वर्टेड। एरर कहाँ है, कन्वर्ट होकर के वो क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, में के लिए इनटू आया, ये भी ठीक है। ऑन गलत है सर, या तो आप इन लिखिए या तो बाय लिखिए, या तो आप बोलिए कि जो हम भोजन कंज्यूम करते हैं वो शरीर के भीतर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, कन्वर्टेड इन द बॉडी, शरीर के भीतर जाता है और वहां पर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्जन जो फूड का होता है ग्लूकोज में, ये शरीर के भीतर होता है, इसलिए इन द बॉडी लगा दें। या अगर ऐसे आप बोलते हैं कि ये जो कन्वर्जन है फूड का ग्लूकोज में, ये शरीर के द्वारा किया जाता है, आप इसे ये मान लें कि बॉडी कन्वर्ट करती है फूड को ग्लूकोज में। सोचो, या तो कह दो कि बॉडी में कन्वर्ट होता है, या तो कह दो बॉडी कन्वर्ट करती है, तो बाई बॉडी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। जैसे कहा जाए कोई इमारत है, बहुत नुकसान हो जाता है तूफान की वजह से, तो अगर आप ये कहते हो कि तूफान के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, a lot of damage has been done to the building by the storm। और अगर आप ये कह दो कि तूफान में बहुत सारा डैमेज हुआ है, so a lot of damage has been done to the building in storm, कर दीजिए, जो भाषा बोलना है बोल लीजिए, है ना। अगर आप कहते हैं बॉडी के द्वारा किया जाता है कन्वर्जन, ये तो बाय द बॉडी करिए, बॉडी सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि बॉडी में ये कन्वर्जन होता है, तो फिर इन द बॉडी लिखिए, तब कन्वर्जन करने वाली एंजाइम्स और जो बैक्टीरियाज हैं वो सब्जेक्ट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को, मैं बहुत डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका दिमाग चले सर, थॉट प्रोसेस का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है सर। अगर आप सोच नहीं पाएंगे तो फिर अच्छा कर भी नहीं पाएंगे, और सोचने का कोई जादुई तरीका नहीं है। इसी तरीके से तमाम पर्सपेक्टिव जब आपको दिखाए जाते हैं तब आप तमाम बातों को सोच सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6,
मल्टीपल रिसर्च स्टडीज हैव लेड एम्फेसिस ऑन, पहले तो ये मार्क कर लीजिए, ये ठीक लिखा हुआ है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। जनरली यही एरर आ जाती है, या तो पढ़ाया जाता ना कि लाई कहाँ आएगा ले कहाँ आएगा, एक लाई होता है एक ले होता है, ले की सेकेंड फॉर्म लेट होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट होती है, ठीक लिखा है क्योंकि किसी का ले ट्रांजिटिव वर्ब है सर। ये देखिए आगे ऑब्जेक्ट लिखा तो है, किसी काम को करना उसे ले करना कहा जाता है, और एम्फेसिस के साथ ऑन या अपॉन भी लगता है। इसी की वर्ब फॉर्म होती है एम्फसाइज, एम्फसाइज, उसके बाद ऑन या अपॉन नहीं लगता, एम्फसाइज के बाद ऑन अपॉन नहीं लगता, एम्फेसिस के बाद लगता है, तो एम्फेसिस ही तो है, और वो होगा भी नाउन ही होगा क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद फिर से वर्ब क्यों आएगी, एम्फसाइज वर्ब है, ये नाउन है, नाउन का आना ठीक है, ठीक सब सही लिखा है। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग लिखा है कि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज ने इस बात पर जोर दिया है कि कितना आवश्यक है टहलना। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग क्या है, टहलने की महत्वता क्या है, टू इम्प्रूव ग्लूकोज लेवल, नहीं सर ग्लूकोज लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती भाई साहब, तो आपने इम्प्रूव्ड क्यों लिखा, आपने इम्प्रूव्ड लिखा, गलत लिखा ना, आपको इम्प्रूव फर्स्ट फॉर्म लिखनी चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म, ये सही तरीका है। इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग टू इम्प्रूव ग्लूकोज लेवल, multiple research studies have laid emphasis on the importance of walking to improve glucose level, ताकि ग्लूकोज लेवल को इम्प्रूव किया जा सके। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पढ़िए सेंटेंस नंबर 7 एंड सेंटेंस नंबर 8। टोटल में 10 सेंटेंसेस आए हुए थे, 6 हो चुके हैं, बचे हुए 4 रह गए हैं। This allows individual writers to play his strengths, बहुत सरल है सब, बहुत सरल है, अब तक हो गया होगा आप लोगों से। This allows individual writers, जोर से बोलिए राइटर्स, और राइटर्स के लिए his कब से आएगा सर, दियर ही तो आएगा। अगर ये राइटर होता तो his was okay, लेकिन चूंकि राइटर्स लिखा तब तो दियर लगाई ना, जैसे आप बॉय बोलिए his लगा लीजिए, लेकिन अगर आप बॉयज कह रहे हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ बॉय, तो फिर आप हिज क्यों लगाएंगे, दियर ही तो लगाएंगे। वही आपको यहां करना है, राइटर्स प्लूरल है इसीलिए हिज की जगह दियर लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 8 को देखिए, ये भी इजी है सर, ये भी इजी। देखिए सब कुछ पेपर में टफ नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे सब कुछ पेपर में इजी भी नहीं होता, चीजों को एक बैलेंस में रेडी किया जाता है, कुछ मॉडरेट, कुछ इजी, हाँ, और कुछ चैलेंजिंग डिफिकल्ट जिसको कह सकते हैं, कुछ वेरी चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर ब्लेंड होता है जो क्वेश्चन पेपर है, वो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 8 को। एज ए स्क्रीन राइटर, एक स्क्रीन राइटर होने के नाते या एक स्क्रीन राइटर के तौर पर, देर आर ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग का मतलब है ये गलत लिखा, ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब अगर बहुत डिटेल में बात करी जाए, टू काइंड ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड, फिल्म की जो दुनिया है उसमें 2 प्रकार की नौकरियां हैं। स्क्रीन राइटर के तौर पर अगर खुल के कहा जाए तो 2 प्रकार की नौकरियां। क्या लिखा है, जोर से बोलो, क्या लिखा है, टू काइंड लिखा। ये होता है क्या सर, जब टू लिखे हो तो काइंड में एस लगाने को किसने मना किया, टू काइंड्स ऑफ जॉब्स लिखिए, 2 प्रकार की नौकरियां, या तो ओनली वन लिखा होता तो वन काइंड ही रहता। अब आप टू लिखना है, टू के बाद का नाउन प्लूरल होता है तो टू काइंड्स ऑफ जॉब्स बोलिए, यही सही तरीका है। एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, और वो ये कि अब ये आखिर के 2 सेंटेंसेस बचे हैं। मैंने आपको 10 में से 8 सेंटेंसेस डिस्कस करा दिए, ये जो 2 सेंटेंसेस हैं थोड़ा सा मिसलीडिंग है मेरे लिए भी, मतलब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अलग तरीके से सेंटेंसेस बने हुए, मतलब मुझे कंफ्यूजन इन सेंटेंसेस में करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस बात को लेकर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं पेपर दे रहा होता तो होपफुली इन दोनों सेंटेंसेस को मैं स्किप कर देता, ठीक है, और मैं बेवजह का प्रयास भी नहीं करना चाहूंगा कि मैं जबरदस्ती बताऊं कि ये इसका सही आंसर है या फिर ये इसका सही आंसर है। अब यूपीएससी आंसर की भी रिलीज नहीं करता शायद, अगर करता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है उसका, तो
अगर आपको इसको किसी और सोर्स से आंसर्स मिले तो आप देख लीजिएगा। बाकी मुझे जो समझ में आ रहा था, मैंने जो सही समझा, जो मुझे क्लियर कट लगे, मैंने वही बताया। मैं बेवजह का कोई ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता कि मुझे सब आता है, या फिर मैं ये एटलीस्ट गेस नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं इनको। This testing method requires one to fast overnight, after which the fasting blood sugar level is measured। ठीक, मैं होता तो फिर यहाँ नो एरर लगाता, और it would be nice to have a good evening stroll after 5 hours of office। यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पर एन इवनिंग स्ट्रॉल होना चाहिए, गुड की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। दूसरा मुझे लगता है कि 5 आवर्स इन ऑफिस होना चाहिए। तो मैं बता तो रहा हूँ, मैं आपकी जगह होता आई वुड हैव डेफिनेटली लेफ्ट दीज 2 सेंटेंसेस। ठीक, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अटेम्प्ट 120 आउट ऑफ 120, नहीं, आप 100 अटेम्प्ट करिए, लीव 20, लेकिन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिए। 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 90 प्लस करेक्ट होना चाहिए आपका, ये याद रखिए। आप जो भी पेपर करें, ठीक है, पहली बात 90% पेपर को जरूर अटेम्प्ट करें। दूसरी बात, उस 90% पेपर का 90% कंटेंट करेक्ट भी होना चाहिए। मिनिमम अटेम्प्ट 90% होना चाहिए, और उसमें एक्यूरेसी भी मिनिमम 90% होनी चाहिए, ये याद रखिए, फिर आपका पेपर अच्छा जाएगा। ओके बॉस, सेशन यहीं पे ओवर होता है। होपफुली आप सबने जरूर एंजॉय किया होगा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप में से जो भी लोग मेरे से ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन का एड्रेस ये है, आलमबाग लखनऊ। कॉन्टैक्ट नंबर ये है। अगर आपको लगता है कि मैं ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा पढ़ाता हूँ, आपके काम का पढ़ा सकता हूँ, तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है या फिर मैसेज करना है। मैसेज करें तो ध्यान रखें कि व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर फोन कॉल करें। नंबर है 9935923221। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन। अप्रिशिएट जरूर करिएगा, हो सके तो सेशन को लाइक भी करिएगा, और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हैं आप, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने कितना एंजॉय किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।